जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। किसी ने इंस्टाग्राम पर एक चमचमाती नई लग्जरी गाड़ी के साथ पोस्ट करते हुए ना एक बहुत ही शानदार तस्वीर डाली। हम्म। और अभी उस तस्वीर पर 100 लाइक्स भी नहीं आए और तभी उसके ईमेल में इनकम टैक्स विभाग का एक नोटिस आ गिरता है। हम्म। उसमें पूछा गया है कि भाई इस गाड़ी को खरीदने के पैसे आखिर आए कहां से। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन असल में ये कोई फिल्म नहीं है। भारत के नए वित्तीय परिदृश्य में यह अब एक हकीकत है। तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हमने ना रिजर्व बैंक के कुछ बहुत ही ताजा सर्कुलर्स, वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशंस और कई सारे फाइनेंशियल रिसर्च पेपर्स का एक पूरा स्टैक सामने रखा है। सही कहा। और इन सब को स्टडी करने के बाद हमारा मिशन बहुत क्लियर है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहे उन 8 सबसे बड़े फाइनेंशियल बदलावों का हमें डिकोड करना है। हाँ, और ये बदलाव ऐसे हैं जो रोजमर्रा के एटीएम इस्तेमाल से लेकर हमारी सोशल मीडिया प्रोफाइल तक, मतलब लिटरली हर चीज की दिशा तय करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, अगर हम इन तमाम दस्तावेजों और सरकारी आदेशों के एकदम कोर में जाए ना, तो ये महज कुछ नियमों का बदलाव नहीं दिखता। तो ये क्या है फिर? ये असल में भारत के पूरे वित्तीय ढांचे का एक बड़ा रीसेट है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये ग्रेट रीसेट है। एक बहुत ही शांत लेकिन बेहद एग्रेसिव तरीके से नकद को यानी कैश को किनारे किया जा रहा है। अच्छा। हाँ, व्यवस्था का पूरा जोर अब बस इसी बात पर है कि हर एक रुपए का ना एक डिजिटल निशान मौजूद होना ही चाहिए। तो इस रीसेट का असर सबसे पहले वहां दिखने वाला है जहां से हमारी रोजमर्रा की शुरुआत होती है। मेरा मतलब है एटीएम मशीन। हाँ, सबसे कॉमन चीज है वो। बिल्कुल। अब तक ना एक आम धारणा थी कि भाई अगर लेन देन डिजिटल है तो मुफ्त ही होगा। लोग बिना डेबिट कार्ड के एटीएम जाते हैं, मशीन के स्क्रीन पर दिखने वाले क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करते हैं और बस यूपीआई के जरिए खटाखट कैश निकाल लेते हैं। सही बात है। लेकिन हमारे पास जो एचडीएफसी बैंक के ताज़ा दिशा निर्देश हैं, उनके अनुसार ये सुविधा मुफ्त नहीं रही है। बिल्कुल मुफ्त नहीं अब रही। एटीएम पर यूपीआई से निकाला गया कैश भी उस महीने की मुफ्त निकासी सीमा के अंदर ही गिना जाएगा। मतलब मेट्रो शहरों के लिए ये लिमिट केवल 3 है और नॉन मेट्रो के लिए 5 है। तो इस नियम का ना एक सीधा सा गणित है। आप चाहे प्लास्टिक डेबिट कार्ड मशीन में डालें या फिर अपना स्मार्टफोन निकालकर वो क्यूआर कोड स्कैन करें, दोनों ही मामलों में बाहर आने वाली चीज तो आखिर भौतिक नकदी ही है ना। हाँ, पैसा तो हाथ में कैश ही आ रहा है। वही तो। अगर किसी व्यक्ति के पास महीने की 5 मुफ्त निकासी की सुविधा है और उसने 3 बार कार्ड स्वाइप किया और 2 बार यूपीआई से पैसे निकाले, तो उसकी वो मुफ्त सीमा बस वहीं समाप्त हो जाती है। मतलब कार्ड और यूपीआई दोनों मिला के काउंट होगा। बिल्कुल। इसके बाद हर निकासी पर 23 रुपए का शुल्क लगेगा और उसके ऊपर से जीएसटी अलग से चुकाना होगा। यार यहाँ ना एक पेच है। मतलब चलिए मैं एक आम इंसान के नजरिए से इस चीज को चुनौती देता हूँ। हाँ, बताइए। डिजिटल इंडिया के दौर में तो ये कहा जा रहा था कि यूपीआई पूरी तरह से यूजर फ्रेंडली है और एकदम मुफ्त है। तो फिर ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि किसी कैफे ने मुफ्त कॉफी का बोर्ड लगाया, लेकिन जब मैंने कॉफी ली तो उस कागज के कप के 23 रुपए मांग लिए मुझसे। ये बहुत ही दिलचस्प तुलना है ना? मतलब जब ग्राहक अपनी तरफ से डिजिटल तरीका अपना रहा है तो फिर उसे इस चार्ज से क्यों दंडित किया जा रहा है? ये फंडा क्या है? देखिए, हमें उस कप को बनाने की लागत समझनी होगी यहाँ पे। ग्राहक के नजरिए से महज एक डिजिटल क्यूआर कोड स्कैन हो सकता है, लेकिन जरा सोचिए बैंक के बैकएंड पर क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? उस एटीएम मशीन में नोट भरने के लिए बख्तर बंद गाड़ियां चलती हैं, हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं, नकदी का इतना भारी भरकम बीमा होता है और मशीन के पुर्जों का रखरखाव भी तो होता है। हाँ, वो मशीन मेंटेनेंस तो है। इन सब का ना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक खर्चा है। बैंकों का तर्क बस इतना है कि नकद प्रबंधन का ये ढांचा तब भी उतना ही महंगा पड़ता है जब कोई क्यूआर कोड स्कैन करता है। अच्छा, बैंक को तो उतना ही खर्चा आ रहा है। बिल्कुल। मशीन को ये थोड़ी ना पता है कि बाहर खड़ा इंसान कार्ड इस्तेमाल कर रहा है या फोन। उसे तो बस अपने अंदर का कैश बाहर फेंकना है। तो ये नियम असल में नकदी निकालने की उस आदत को हतोत्साहित करने के लिए है। मतलब सरकार और बैंक चाहते हैं कि लोग कैश निकालें ना? हाँ, ताकि लोग कैश निकालने के बजाय सीधे यूपीआई से भुगतान करें ना। वो ज्यादा आसान और सस्ता है सिस्टम के लिए। ये बात समझ में आती है। तो अगर बैंक एटीएम से 500 रुपए निकालने पर भी लॉजिस्टिक्स की इतनी बारीक कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो जाहिर है कि उन लाखों करोड़ों रुपयों पर भी नजर होगी जो रोजाना रियल एस्टेट या लग्जरी बाजार में घूम रहे हैं। बहुत पैनी नजर है। तो जो लोग बड़ी नकदी में खेलते हैं, उनके लिए ये नए दस्तावेज क्या कहते हैं? यहीं पर पूरा सिस्टम ना एक बहुत बड़ा गियर शिफ्ट कर रहा है।
छोटे नकद पर जहां 23 रुपए का चार्ज लग रहा है, वहीं बड़े नकद पर बिग ब्रदर यानी इनकम टैक्स विभाग की सीधी नजर टिक गई है। ओहो। मान लीजिए कोई लग्जरी घड़ी, कोई महंगी एसयूवी गाड़ी या फिर लाखों का विदेशी फर्नीचर खरीदने जाता है, तो अब बिना पैन कार्ड दिए वो लेन देन संभव ही नहीं है। मतलब कैश देकर निकल नहीं सकते आप? बिल्कुल नहीं। जो व्यापारी वो सामान बेच रहा है, उसके सिस्टम से ये डेटा सीधे इनकम टैक्स विभाग के डैशबोर्ड पर रिपोर्ट हो जाएगा। और बात सिर्फ खरीदारी तक लिमिटेड नहीं है। इन सर्कुलर्स को पढ़कर मैं देख रहा था कि बैंकिंग प्रणाली के भीतर भी एक बहुत बड़ा रडार सेट कर दिया गया है। हाँ, वो 10 लाख वाला न्याय। एग्जैक्टली। रिपोर्ट बताते हैं कि अगर किसी सेविंग अकाउंट में पूरे साल भर में कुल मिलाकर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा नकद जमा किया गया या निकाला गया, तो बैंक का सिस्टम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे इनकम टैक्स विभाग को अलर्ट भेज देगा। यहाँ जिस शब्द पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है कुल मिलाकर, यानी क्यूमुलेटिव लिमिट। हाँ, ये समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक बार में ही 10 लाख जमा करेगा तभी सिस्टम जागेगा। अगर कोई हर महीने 80-90 हजार रुपए भी कैश में जमा कर रहा है ना, तो साल के अंत तक वो इस रडार की जद में आ ही जाएगा। मतलब टुकड़ों में भी किया तो भी पकड़े जाएंगे। हाँ, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का 1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल अगर कैश काउंटर पर जाके भरा गया या फिर 10 लाख से ऊपर की कोई एफडी नकद पैसे देकर बनवाई गई, तो भी सीधी रिपोर्टिंग होगी विभाग को। रुकिए, ये नियम ना मुझे बहुत ही अव्यावहारिक लग रहा है। मतलब प्रैक्टिकल नहीं है ये। ऐसा क्यों? जरा सोचिए हमारे देश के उन लाखों छोटे व्यापारियों के बारे में। एक छोटी बेकरी चलाने वाला या एक हार्डवेयर स्टोर का मालिक जो दिन भर में नकदी में ही तो व्यापार करता है। हाँ, उनका तो कैश फ्लो ही ऐसा होता है। वही तो, साल का 10 लाख रुपए मतलब महीने का सिर्फ 80 से 85 हजार रुपए का कैश फ्लो। उसके लिए तो कच्चा माल खरीदना और कर्मचारियों को पैसे देना सब नकद में ही होता है। तो क्या सरकार एक झटके में इन छोटे व्यापारियों को कर चोरों की लिस्ट में नहीं डाल रही है? देखिए, पहली नजर में ये बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे एक बहुत छोटे जाल से बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश हो रही हो, जिसमें बेचारी छोटी मछलियां नाहक ही फंस रही हैं। बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। लेकिन इसके पीछे की कार्यप्रणाली को समझना होगा हमें। सिस्टम का ऑटोमेटिक अलर्ट जनरेट करने का मतलब ये कतई नहीं है कि उस व्यापारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है या वो कोई अपराधी बन गया है। तो फिर क्या होता है उस अलर्ट से? टैक्स विभाग केवल उस नकदी के प्रवाह का एक वैध प्रमाण या जस्टिफिकेशन चाहता है। अच्छा, मतलब उन्हें सिर्फ ये साबित करना है कि ये पैसा उनकी लीगल इनकम का हिस्सा है, व्यापार से आया है। बिल्कुल, बस इतना ही। सरकार का जो असली लक्ष्य है ना, वो नकद लेन देन को इतना असुविधाजनक बना देना है कि वो बेकरी वाला खुद अपने ग्राहकों से कहे कि भाई नकद मत दो, सीधे क्यूआर कोड पर पेमेंट कर दो। अरे वाह, मतलब ये एक तरह का बिहेवियरल शिफ्ट लाने की कोशिश है, आदत बदलने की कोशिश। एकदम सही। और जहां तक रियल एस्टेट की बात है, वहां तो नियमों ने किसी स्पष्टीकरण की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है। वहां क्या नियम है? अगर एक दिन में किसी एक व्यक्ति से 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद लेन देन किया गया, तो सीधे 100% की पेनाल्टी है। बाप रे, 100%? हाँ। यानी अगर 3 लाख नकद लिए तो 3 लाख का ही जुर्माना लगेगा। ये आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था से काले धन के छिपने की जगहों को कंक्रीट से भरने जैसा कदम है। तो एक तरफ नकद को व्यवस्था से बाहर धकेला जा रहा है, लेकिन जो पैसा पहले ही नकद रूप में मौजूद है और बैंकों के रडार से बच निकला है, वो कहीं और अपनी कहानी बयां कर रहा है। सोशल मीडिया पर। बिल्कुल, हमारे स्रोतों के अनुसार वो जगह सोशल मीडिया ही है। ये शायद इस पूरे डीप डाइव का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है मेरे लिए। हाँ, ये काफी लोगों के लिए शौकीन है। मतलब कैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक की प्रोफाइल अब लिटरली एक कानूनी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बदल रही है। ये तकनीकी निगरानी का सबसे आधुनिक स्वरूप है। इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि 2026 से प्रभाव में आ रहा है, ये अधिकारियों को नागरिकों के डिजिटल फुटप्रिंट स्कैन करने का कानूनी अधिकार देता है। जरा इसका तकनीकी पहलू समझाइए ना। हाँ। मतलब क्या इसका ये अर्थ है कि इनकम टैक्स विभाग के दफ्तर में लोग बैठे हैं जो दिन भर लोगों के इंस्टाग्राम रील्स और फेसबुक पोस्ट स्क्रॉल कर रहे हैं? ये काम कैसे करता है? नहीं, इंसान ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये सारा काम एल्गोरिदम और डेटा एनालिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मशीनें कर रही हैं? हाँ, इसे ऐसे समझिए कि जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा पर जाता है तो टिकट से लेकर वीजा तक हर जगह उसका पैन कार्ड और पासपोर्ट लिंक होता है। वो तो है। तो जब वो व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी पब्लिक प्रोफाइल पर किसी महंगी गाड़ी के साथ या किसी विदेशी बीच पर छुट्टियां मनाते हुए तस्वीरें डालता है, तो एआई आधारित वेब स्क्रैपर्स
उन कीवर्ड्स, लोकेशंस और तस्वीरों को पकड़ लेते हैं। ओहो, और फिर बैकएंड पर ये मशीन उस व्यक्ति के पैन कार्ड से जुड़े इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR का डेटा खींचती है। और यहीं पर वो भयंकर टकराव होता है। बिल्कुल। मतलब अगर मशीन देखती है कि इस व्यक्ति ने अपना सालाना ITR तो सिर्फ 15 लाख का भरा है, लेकिन इसकी तस्वीरों में तो 6 करोड़ की गाड़ी और फर्स्ट क्लास की फ्लाइट्स दिख रही हैं, तो तुरंत एक रेड फ्लैग उठ जाता होगा। एकदम सही। और फिर उस व्यक्ति को एक नोटिस आता है जिसमें सीधे पूछा जाता है कि आपकी इस शानदार जीवन शैली का संपत्ति स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ वेल्थ बताइए। क्या बात है। मतलब तकनीक ने उस दूरी को खत्म कर दिया है जो पहले एक करदाता की कागजी फाइलों और उसकी असल जीवन शैली के बीच हुआ करती थी। हाँ, अब कुछ छुपा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात बताइए, क्या ये निजता का यानी प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा उल्लंघन नहीं है? लोग सोशल मीडिया पर दिखावा करते हैं, जिसे आजकल की भाषा में फ्लेक्स करना कहते हैं। हाँ, फ्लेक्स करना बहुत आम है। कभी-कभी वो गाड़ी दोस्त की होती है या लोग सिर्फ लाइक्स बटोरने के लिए ऐसा करते हैं, किराए पे लेकर। अब एक बेवकूफ़ी भरी फोटो सीधा कानूनी नोटिस लेकर आ सकती है। ये एक बहुत ही गंभीर बहस का मुद्दा है वैसे। लेकिन अगर हम कानूनी नजरिया देखें तो जो जानकारी किसी ने खुद एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दुनिया को दिखाने के लिए डाली है, उसे ट्रैक करना निजता का उल्लंघन नहीं माना जाता है। अच्छा, क्योंकि वो तो पब्लिक में ही है। हाँ, ये एक तरह की चेतावनी है कि डिजिटल युग में जो कुछ भी हम सार्वजनिक रूप से दिखा रहे हैं, उसकी जवाबदेही तय हो सकती है। आपकी ऑनलाइन दुनिया और आपकी वित्तीय हकीकत के बीच अब एक संतुलन होना ही चाहिए। ये सब सुनकर तो किसी को भी लग सकता है कि भाई हम एक ऐसी डरावनी दुनिया में जा रहे हैं जहां कदम कदम पर सिर्फ पेनाल्टी, नोटिस और निगरानी ही है। ऐसा लग सकता है, हाँ। लेकिन इन सब के बीच रिजर्व बैंक के सर्कुलर्स में आम इंसान के लिए कुछ बहुत ही शानदार सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा के उपाय भी बुने गए हैं मैम। जी हाँ, हर बदलाव सिर्फ सजा देने के लिए थोड़ी होता है। कुछ बदलाव उस तबके को व्यवस्था में शामिल करने के लिए होते हैं जो हमेशा से हाशिए पर रहा है। जैसे कि वो जीरो बैलेंस वाले खाते। बिल्कुल। 1 अप्रैल 2026 से रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट्स, जिन्हें तकनीकी भाषा में BSBD यानी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाते कहा जाता है, उनके नियमों में भारी बदलाव किया है। BSBD खातों के बारे में ना अक्सर ये शिकायत रहती थी कि बैंक इन्हें खोलना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनमें मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त तो होती नहीं, इसलिए बैंकों को इनसे कोई खास मुनाफा नहीं होता था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। ऐसे खाताधारकों को अक्सर कमतर माना जाता था और उन्हें कई बेसिक सुविधाओं से भी वंचित रखा जाता था। एकदम सही कह रहे हैं आप। बैंक अक्सर इन खातों पर कई तरह की बंदिशें लगा देते थे। लेकिन अब RBI ने साफ कर दिया है कि इन खाता धारकों के साथ कोई भेदभाव नहीं चलेगा। तो नया नियम क्या है इनके लिए? अब इन खातों में अनलिमिटेड फ्री कैश डिपॉजिट की सुविधा अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा ग्राहकों को मुफ्त ATM कम डेबिट कार्ड, बिना किसी सालाना चार्ज के चेकबुक और हर महीने 4 मुफ्त ATM निकासी की सुविधा देनी होगी बैंकों को। अरे वाह, ये उन दिहाड़ी मजदूरों या छोटे कामगारों के लिए कितनी बड़ी राहत है जो केवल इस डर से अपना पैसा बैंक में नहीं डालते थे कि भाई मिनिमम बैलेंस ना होने पर बैंक उनका ही पैसा पेनल्टी के रूप में काट लेगा। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन का असली मतलब यही है कि बैंकिंग सुविधा बिना किसी डर के सब तक पहुंचे। बिल्कुल। और जहां डर की बात आती है ना, हाँ। वहां सबसे बड़ा खौफ आजकल डिजिटल फ्रॉड का है। वो तो है, हर दूसरे दिन कोई नई कहानी सुनने मिलती है। तो इससे दूर करने के लिए 1 जुलाई 2026 से एक बहुत ही अनोखा नियम लागू हो रहा है। ओहो, वो नियम। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। हम सबने कभी ना कभी अपने फोन पर वो मैसेज देखे ना, आपका बिजली का बिल अपडेट नहीं हुआ है, आज रात बिजली कट जाएगी, इस लिंक पर क्लिक करें। हाँ, और घबराहट में लोग क्लिक भी कर देते हैं और बस अपनी जीवन भर की कमाई गंवा बैठते हैं। नए नियम के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपए तक के डिजिटल फ्रॉड का शिकार होता है तो उसे 80% तक का रिफंड मिलेगा। इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 25,000 रुपए तय की गई है। लेकिन इसे हासिल करने की कुछ बहुत ही स्पष्ट शर्तें हैं। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा रिफंड। शर्तें क्या है? फ्रॉड होने के ठीक 5 दिन के भीतर ना ग्राहक को 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन पर या फिर अपने बैंक के आधिकारिक पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी ही होगी। ये जो 5 दिन की समय सीमा है, ये यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, और सबसे मजेदार शर्त वो है जिस पर मेरी नजर अटक गई थी डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए। कौन सी वाली? इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि ये सुविधा जीवन में केवल एक बार मिलेगी।
मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम। हाँ, ये बहुत ही खास क्लॉज है। मतलब रिजर्व बैंक एक तरह से कह रहा है कि देखो भाई, हम तुम्हें बचा तो लेंगे, लेकिन तुम्हें जीवन में सिर्फ एक बार बेवकूफ बनने का कोटा दिया जा रहा है। हाँ, कानूनी दस्तावेजों में ना शायद ही कभी ऐसा व्यंग देखने को मिलता है, लेकिन ये शर्त अर्थशास्त्र के एक बहुत बड़े सिद्धांत पर आधारित है, जिसे मोरल हैजर्ड यानी नैतिक जोखिम कहते हैं। मोरल हैजर्ड, ये क्या होता है? अगर रिजर्व बैंक ये कह देता कि हम हर बार आपका पैसा वापस कर देंगे, तो लोग अपने ओटीपी और पासवर्ड को लेकर पूरी तरह से लापरवाह हो जाते ना। हाँ, लोग सोचते कि रिफंड तो आ ही जाएगा, क्या टेंशन है। वही तो, व्यवस्था आपकी एक मानवीय भूल को तो सुधार सकती है, लेकिन वो आपकी रोजमर्रा की लापरवाही का बीमा नहीं कर सकती है। बहुत खूब कहा आपने। तो बचत और सुरक्षा के इस ताने बाने को समझने के बाद अब हम उन नियमों की तरफ मुड़ते हैं जो सीधा तौर पर हमारे पैसे को बढ़ाने और कर्ज चुकाने से जुड़े हैं। इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स। निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी हलचल यूलिप को लेकर मची है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि यूलिप आखिर है क्या चीज। देखिए, यूलिप यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, अच्छा, ये एक ऐसा हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसमें जीवन बीमा और शेयर बाजार का निवेश दोनों का मिक्सचर होता है। अच्छा, दोनों एक साथ। हाँ, लोग इसे इसलिए खरीदते थे क्योंकि इसके तहत जो मैच्योरिटी की रकम मिलती थी ना, हाँ। वो सेक्शन 10D के तहत पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी। और यहीं पर सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया है इस बार। नए नियमों के मुताबिक अगर किसी यूलिप का सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है तो अब उस पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। और अगर कोई इसे 1 साल से ज्यादा समय तक रखता है तो उस पर म्यूचुअल फंड की तरह ही 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। LTCG टैक्स। हाँ, हाँ। मतलब साफ है, अगर मुनाफा हुआ है तो उस पर टैक्स देना ही होगा। इस नियम के पीछे की मंशा बहुत स्पष्ट है सरकार की। बीमा का जो मुख्य उद्देश्य है वो परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना है, ना कि भारी भरकम टैक्स बचाना। बहुत बढ़िया तुलना आ रही है अभी। बताइए। मान लीजिए एक सिनेमा हॉल कहता है कि हमारे यहाँ फिल्म की टिकट के साथ 5 पकवानों का शानदार डिनर एकदम मुफ्त मिलेगा। अच्छा। अब लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं वहां, वो सिर्फ उस शानदार खाने के लिए टिकट खरीद रहे हैं। तो सरकार ने इस यूलिप रूपी टिकट को देखा और कहा, देखिए, हमें पता है कि आप यहाँ इंश्योरेंस रूपी फिल्म के लिए नहीं बल्कि टैक्स बचाने वाले निवेश रूपी डिनर के लिए आए हैं। बहुत सही एनालॉजी है। तो हम अब इसे एक रेस्टोरेंट ही मानेंगे और उसी हिसाब से आप पे टैक्स लगाएंगे। हाँ, ये तुलना इस पूरे बदलाव की जड़ को पकड़ लेती है। सरकार ने असल में उस इंश्योरेंस के चोले को उतार फेंका है। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह का अनुशासन शेयर बाजार की सट्टेबाजी पर भी लागू किया जा रहा है। सेबी ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O ट्रेडिंग पर लगने वाले सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को भारी मात्रा में बढ़ा दिया है। STT बढ़ा दिया है। कितना? अब 10 लाख रुपए के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पर 200 रुपए की जगह 500 रुपए टैक्स लगेगा। ये सीधे सीधे 150% की बढ़ोतरी है ताकि लोग सट्टेबाजी से थोड़े दूर रहें। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा जंप है। खैर, ये तो हुई पैसे को निवेश करने की बात, लेकिन जब बात लिए गए कर्ज को वापस चुकाने की आती है तो अक्सर एक खौफनाक तस्वीर सामने आती है। मेरा मतलब है रिकवरी एजेंट्स की धमकियां। हाँ, ये एक बहुत बड़ी परेशानी रही है हमेशा से। हमारे स्रोतों में रिजर्व बैंक की एक नई और बेहद सख्त गाइडलाइन शामिल है जो इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा मानवीय बना रही है। कर्ज वसूली एक ऐसा क्षेत्र था जहां नियम तो थे, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका पालन कभी नहीं होता था। हाँ, कोई नहीं मानता था। लेकिन अब RBI ने एकदम पक्की लकीर खींच दी है। कोई भी रिकवरी एजेंट अब केवल सुबह 8 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकता है ग्राहक से। और इसके साथ ही मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। सबसे अहम बात यह है कि अब ये एजेंट ग्राहक के रिश्तेदारों, दोस्तों या ऑफिस में फोन करके उसकी बेइज्जती नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्था अपने एजेंट्स पर लगाम कसने में नाकाम रहती है ना, तो सिर्फ जुर्माना नहीं लगेगा बल्कि उनका लाइसेंस तक सस्पेंड किया जा सकता है। ये सचमुच एक बहुत बड़ी मानवीय जीत है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। चाहे वो ATM पर लगने वाला चार्ज हो या 10 लाख के नकद लेन देन की रिपोर्टिंग हो, यूलिप पर टैक्स हो या फिर रिकवरी एजेंट्स के नए नियम, पूरा वित्तीय तंत्र अब अनुशासन, पारदर्शिता और तकनीक के सहारे चल रहा है। हाँ, और इन सब के बीच सोशल मीडिया का वो टैक्स ट्रैप और 5 दिन के भीतर डिजिटल फ्रॉड की शिकायत करने वाला वो वंस इन अ लाइफ टाइम नियम, ये सब मिलकर 2026 के भारत की नई आर्थिक जमीन तैयार कर रहे हैं। सही कहा। इन तमाम दस्तावेजों का सबसे बड़ा सबक यही है कि अब आर्थिक मामलों में मुझे तो पता ही नहीं था वाला बहाना बिल्कुल नहीं चलने वाला है।
बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जानकारी सिर्फ कोई परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत की कमाई और आपके सुकून को बचाने का इकलौता हथियार है। हाँ, जानकारी ना तभी ताकत बनती है जब उसे अच्छे से समझा जाए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सही तरीके से ढाला जाए। एक पारदर्शी सिस्टम में अज्ञानता की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ सकती है। और इसी बात के साथ हम आज के इस डीप डाइव के अंत तक आ पहुंचे हैं। हम्म। हमने देखा कि कैसे नकद के उस गुमनाम युग से निकलकर हमें कैसे डिजिटल युग में आ गए हैं, जहां हमारा हर एक लेन देन, हमारी हर एक तस्वीर किसी सर्वर पर हमारे ही वित्तीय चरित्र का निर्माण कर रही है। एक डिजिटल कुंडली बन रही है सबकी। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति के बैंक स्टेटमेंट के आंकड़ों और उसके इंस्टाग्राम की तस्वीरों को एक ही तराजू में तौला जाने लगेगा, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो क्या? क्या आने वाले कल में फाइनेंशियल प्राइवेसी या वित्तीय निजता केवल इतिहास की किताबों में लिखा एक शब्द बनकर रह जाएगी? क्या हम जाने अनजाने एक ऐसी दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं जहां हमारा हर डिजिटल कदम, हमारा हर एक क्लिक हमारी पूरी वित्तीय हैसियत तय करेगा? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहरे सवाल के साथ आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।